हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज नकीबुल्लाह महसूद शहीद के वालिद मोहम्मद ख़ान अपनी किस्मत से और बीमारी से लड़ते हुए CMH रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। उनको कैंसर था। गुज़िश्ता 6 माह से वो अपनी बीमारी से लड़ रहे थे और यहाँ जो केस चल रहा था नकीबुल्लाह महसूद का, उसमें प्रोसिक्यूशन जज साहब पे दबाव डाल रही थी कि जब तक वो कराची नहीं आके पैरवी कर सकते तब तक ये केस आगे ना बढ़ाया जाए। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल जनवरी में जब नकीबुल्लाह महसूद को नाहक कत्ल किया गया SSP राव अनवार ने, उसके बाद से वो जनूबी वज़ीरिस्तान से कराची तक आते थे पेशियां भुगतने। तकरीबन 1.5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर अपनी बीमारी की वजह से वो नहीं आ सके और उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी कि वो कराची नहीं आ सकते, उनका केस जो है चलाया जाए। आज जब वो रुखसत हुए तो उनके जो वकील हैं और राइट्स एक्टिव हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने उनका एक वीडियो क्लिप डाला जिसमें वो शुरू में ही ये कह रहे हैं, जो उनके आखिरी दिनों में ज़ाहिर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें वो यही कह रहे हैं कि वो अब कराची नहीं आ सकते। सुनिए। हम कराची जाने का काबिल नहीं है, बहुत कमज़ोर है और इधर डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं 2-3 बातें पर ज़्यादा बात मत करो। हाँ, ज़्यादा बात मत करो और ज़्यादा दूर दूर मत जाओ। अगर ये टीचर से अच्छा हम ये सवाल बोलता है कि मैंने ये FIR काटा है पहले यानी साहब के नाम पर रो अनवर चंद दिनों में वो बिल्कुल गई या अदालत हुक्म उसने नहीं। मैंने 3 दफ़ा एक दिन पर पेशी किया, वो नहीं आते। लेकिन ये अनवर चाहिए गिरफ्तार होगा। चंद दिन बाद बोलते चाहिए कोर्ट में ज़मानत होगा। ज़मानत होगा चंद दिन बाद। हाँ, हम ये सब बोलता है चाहिए गिरफ्तार करो। ये मेरे गवाह इसलिए से डरता है, वो धमकी देता है, वो पहचानता है सब लोग, चाहिए गिरफ्तार कर देगा, फिर भी गवाही कर सकता है। अच्छा ये 2 गवाह नहीं है, ये 2 गवाह खुद गिरफ्तार है गिरफ्तार आदमी है, लेकिन गवाह इधर और मौके पर और अनवर को किसी ने बात नहीं की। क्या उसने किया एक दिन में किसी ने बात नहीं की। जनाजा के लिए जाना, नमाज के लिए जाना, मदरसे में ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। इतना जुल्म या जिद नहीं किया, इतना जुल्म अब्राहा ने नहीं किया, ये इतना जालिम लोग है। वो कैसे बाज़ारों में घूमता है, ये कैसे बाज़ारों में घूमता फिरता है। जी हाँ, 444 एनकाउंटर्स का इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट टर्म इल्ज़ाम ही है। एक और शामिल करते हैं क्योंकि बेशक कैंसर था, काफ़ी टाइम से बीमार तो थे, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब इस तरह का आपके ऊपर कोई सदमा आए ना, वो भी आपको कत्ल कर देता है। वो भी आपका कातिल है। वो एक किसी छुरे या किसी बंदूक या किसी गोली या किसी तोप से कम नहीं होता। हाँ, और अभी भी मेरे ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से एक बयान आया है, राइट। कितनी इससे पहले वादे हुए थे, याद है आपको? मतलब मुल्क के 3 बड़ों ने कि इंसाफ का केस है जिसमें उनकी ज़बानी खुद ही सुन लेते हैं। हमारे शो पर भी आए थे, इधर ही बैठे थे, और किन किन ने वादे किए थे वो भी सुन लीजिए। चीफ आर्मी स्टाफ आया है, मैंने नहीं बुलाया, हम इतना बड़ा आदमी नहीं है। वो खुद आया है मेरे घर में, उसने बोला कि आप कितना परेशान है ना कि बोला के साथ, याद दो। ये कहा तो उसका एक मैंने उसको बोला कि हम परेशान नहीं। बोलता कि क्यों परेशान नहीं? उसको मैंने बोला कि 22 करोड़ आवाम इस पर रोता है, ये 22 करोड़ मर्द औरत ये सब बोलता है ये हमारा बच्चा है। कि जितना 22 करोड़ परेशान है इतना हमें, इसमें से ज़्यादा नहीं।
फिर उसने बोला याद रखो अकेला हम इंसाफ देगा। उसको मैंने बोला तुम ये वादा है? बोलता हाँ मैंने ये याद रखा है। जब वो दूसरा रखा है मैंने उसको बोला जब पक्का मैंने ये रखा है। इस पर हमने दुआ किया। बाद वो गया है मसूद ख्वाम जरगा, बहुत ज़्यादा जरगा बाहर तो बैठ सकते हैं, वो जरगे को वो ये बात उसने की है। मेरी ये बात ये वादे ये मेरे साथ नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम के साथ है। इस पर हम मुतमईन है जब 22 करोड़ आवाम के साथ उसने वादा किया, ये ऐसा छुपा के पाँव पर नीचे दबाएगा नहीं। ये सामने भी 22 करोड़ को बताता है कि ये इंसाफ का रास्ता है, ये हमारे इंसाफ है। ये बड़े का चीफ जस्टिस से ऊपर बड़े आदमी दो रहे, चीफ आर्मी स्टाफ से बड़ा आदमी वो रहे, वज़ीर आज़म से बड़ा आदमी वो रहे। ये तीनों बड़े आदमी ने वादा किया कि इंसाफ हम देगा। इंसाफ तीनों बड़े आदमियों ने वादा किया। आज खैर अभी जैसे आपने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें ताज़ियत भी की और साथ ही ये कहा है कि वो अपना वादा जो उन्होंने किया था नकीबुल्लाह महसूद के वालिद से वो उसके पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। वेलकम स्टेटमेंट है। आई होप कि कुछ हो जाए, मगर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उस पर राव अनवर की बेल जो है वो गुज़िश्ता बरस ही हो चुकी थी, वो आज़ाद घूम रहे हैं और उसके अलावा जो गवाहों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एंड तक नकीबुल्लाह के वालिद साहब महमूदुल्लाह की गुजारिश थी कि स्काइप पर या वीडियो कॉल पर मेरी पेशी हो, वो तक कबूल नहीं हुई। मैं अपने आप को बहुत बेवकूफ़ समझता हूँ क्योंकि आप लोगों को शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये वहाँ बैठे थे ना तो वो अलबत्ता उल्टा हमें मतलब तसल्ली दे रहा था कि नहीं अभी इंसाफ होगा। तो उसके बाद जब भी मतलब फर्ज करो सोशल मीडिया पे या कहीं भी आगे पीछे कोई पूछते थे इस केस के बारे में तो मैं कहता था कि नहीं बिल्कुल सर मतलब होगा। हम कहते थे कि वालिद उनके वालिद की सुन ले, उनके वालिद की सुन ले। उल्टा हमें हिम्मत दिला रहे थे कि नहीं ये 22 करोड़ आवाम के साथ वादे हैं। हाँ तो क्या हुआ उसका? हाँ पता नहीं। अब बेसिक बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद खान तो चले गए, अब इस केस की पैरवी कौन करेगा? मोहम्मद खान के साहबजादे नकीबुल्लाह महसूद शहीद के 2 भाई हैं, एक दुबई में होते हैं और एक यहाँ होते हैं जिनकी उम्र 20-21 साल है। अभी तो जाहिर है कल उनका जनाजा होगा टांक में और उसके बाद उन्हें मकीन ले जाया जाएगा जो उनका आबाई गांव है, वहाँ पर भी उनकी नमाज जनाजा होगी। तो हमारे साथ जो नकीबुल्लाह महसूद के वालिद अब जो मरहूम हैं उनके लॉयर सलाउद्दीन पंवर जो इसको केस को प्लीड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राव अनवर को सज़ा दिलवाए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन साहब, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन इस केस की पैरवी करेगा? जी तो फरमाइए। देखें इसमें उनका बेटा है जो यहाँ पर उनके साथ था, तो अभी उनके लीगल हेयर से भी मेरी बात हुई थी दोपहर में कि वो विलिंग है कि वो अपने जो उनके फादर एक एम लेकर चल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उनका जो बेटा यहाँ पर है वो आगे आएगा, वो आके इस केस को परसू करेगा, क्योंकि बीइंग अ लॉयर मेरा बड़ा ज़रूरी था उनसे बात करना। तो क्योंकि मुझे आगे क्या करना है आपको पता है कि कल जो है उनका केस लगा हुआ है और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि लास्ट डेट पे हमने एक रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से जी कि इनका जो बयान है वो वीडियो लिंक पे रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो हॉस्पिटल से आ सके। और हमें इस चीज़ का डर भी ज़रूर था कि जिस एम को लेकर वो चल रहे थे, एक बड़ा स्टैंड उन्होंने लिया था अपने बेटे के लिए, और उसके अलावा काफ़ी सारे इतने लोग थे जो आगे नहीं आ पा रहे थे और एक आदमी आगे आया था और हम सब उस रो में खड़े हैं। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से लास्ट डेट पे, जो कल के लिए फिक्स किया गया था, नोटिस किया था सबको कोर्ट ने कि इनका बयान जो है वो लिंक वीडियो लिंक पे रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो कल हमारे साथ नहीं है। तो अब जो दोपहर में हमारी बात हुई थी, मैंने उनसे कंडोलेंस किया, तो उसके बाद उनका बेटा जो है एक तो वो आगे आएगा जो इस काज को लेकर चलेगा, और दूसरी बात है कि इसमें 2 विक्टिम्स और भी हैं जो नकीब के साथ अगवा हुए थे।
वो लोग भी विलिंग है कि हम इस काज को लेकर चलें। पंवर साहब, ये हो सकता है कि क्या रियासत इस केस पे, मैं इसी से एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ जी, क्या इसका केस पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इसमें एक तो मैं आपको बताता चलूं कि ये आई विटनेस नहीं थे जी, केस के आई विटनेस नहीं थे ये, और उन्होंने केस रिपोर्ट किया था। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि इन केस अगर ड्यूरिंग ट्रायल जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर इसमें एक प्रोविजन और मौजूद है कि जो वेल कन्वर्जन होता है हम उसको लेकर आते हैं, जो उनके साथ आया और जो जानता है कि उन्होंने मेरे सामने पुलिस को क्या क्या बताया। ठीक है। तो इनका जो एविडेंस है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन तक है कि उन्होंने अपने बेटे की इन्फॉर्मेशन दी कि उनका बेटा अगवा हुआ था और जिसका मर्डर किया गया, तो उनका जो एविडेंस है वो इन्फॉर्मेशन तक है। तो उनके साथ उनका बेटा भी गया हुआ था और बाकी लोग भी गए थे। तो ऐसी पोजीशन में फिर ये होता है कि वेल कन्वर्जन जो होता है वो उसको लेकर आते हैं और उनका उसी सेम स्टेटमेंट से उनका बयान होता है कि वाकई ये बयान उन्होंने मेरे सामने दिया था। तो क्योंकि इसमें 2 आई विटनेस भी मौजूद हैं जो इस सारे इंसिडेंट के विक्टिम हैं, तो उनका स्टेटमेंट हो चुका है और बाकी लोग आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। तो इतना ज्यादा उनकी डेट से जो है वो इस केस पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी पवर साहब एक बात बताएं पवर साहब, अभी केस किस स्टेज पर है? मतलब अभी हम आगे की जो आने वाली जो पेशियां हैं, हियरिंग्स हैं, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहाँ ज्यादा देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट विटनेस थे उनका स्टेटमेंट हो चुका है, 2 जो आई विटनेस है उनका स्टेटमेंट हो चुका है। और दूसरी बात है कि ये केस जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहा है और एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। बिल्कुल ठीक है। तो जो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है तो उसमें कंप्लेनेंट कोई भी हो, लेकिन अगर आप इसको स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल लॉज हैं और क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, जिस ऐसे एक्ट से जो पब्लिक सफर करती है तो उसमें स्टेट खुद भी कंप्लेनेंट होती है। तो अगर उनकी डेथ हो भी जाती है तो आई विटनेस नहीं भी थे इधर, अदरवाइज तो स्टेट जो है इसमें खुद भी कंप्लेनेंट है, तो उसको नॉर्मल नहीं लिया जाएगा। वो केस जो है वो रूटीन पवर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक और सवाल है, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, स्टेट भी कंप्लेनेंट है, एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट। नॉर्मली जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, और ये ज़ाहिर है कोई नॉर्मल केस नहीं है, हम सब जानते हैं, उसमें इस तरह की बेल दी जाती है? मैं ऐसे ही अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको पता होगा और मैं आपको बताता चलूं कि जब ये बेल हुई थी तो हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की थी और तब हमने कोर्ट को भी बताया था कि कंप्लेनेंट को कोर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लिहाजा इस बेल को नहीं चलाया जाए, लेकिन उसको चलाया गया था और इनकी बेल ग्रांट हुई थी। और हमने जाके ट्रांसफर फाइल की थी हाई कोर्ट में कि इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए, लिहाजा ये कोर्ट बायस है। और उसके बाद जब वो बेल ग्रांट हुई तो उस ग्राउंड पे जो है हमने बेल को चैलेंज किया, जो हेयरिंग के लिए रखा हुआ है, 17 को उसकी हेयरिंग है, और उसमें वही हमने ग्राउंड लिया है कि क्योंकि वो कोर्ट बायस थी तो इसलिए लिहाजा उस केस को ट्रांसफर किया जाए किसी और के पास। और जब वो किसी और कोर्ट में ट्रांसफर हुआ ये केस, तो आपने देखा कि वो बाकी सब लोगों की बेल जो है वो डिक्लाइन हुई। एक ही जो 2-3 बेल्स पहले हुई थी तो उनको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जो 17 को रखा हुआ है हेयरिंग। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन साहब ने बड़ी तफसील से समझाया कि केस का आगे क्या चलेगा। जाहिर एक वक्फा दे दीजिए। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता जुमे को पूरे मुल्क में तलबा यूनियन तलबा सड़कों पे निकले, तकरीबन 50 से ज़ायद मकामात पर स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च की गई, जिसका बड़ी डिमांड ये थी कि मुल्क भर में तलबा यूनियन बहाल की जाएं और जो यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासगी के वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोकथाम की जाए, और साथ ही जो खुदकुशियाँ हो रही हैं या फ़ीसों में जो बिला जवाज़ इजाफ़ा है
اس کو بھی واپس لیا جائے۔ جب یہ مارچ ہوا اور حالیہ برسوں میں خاصا متاثر کن رہا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں طلباء شاید باہر نہیں نکلے ہوں گے حالیہ برسوں میں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سیاستدان بیچ میں آئے، انہوں نے اس کی سپورٹ بھی کی، سارا کچھ ہوا، ہر پارٹی نے اپنی حمایت کا یقین دلایا اور یہ کہا بالکل جناب طلباء یونین ہونی چاہیے، مگر پنجاب پولیس تو پنجاب پولیس ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور میں انہوں نے تقریباً کو 250 سے زائد جو آرگنائزرز تھے اس مارچ کے، جو طلباء جنہوں نے تقاریر کی، طلباء رہنماؤں کے خلاف پرچے کاٹ دیے اور پرچے بھی بغاوت کے۔ ایک رہنما کو جو ہے عالمگیر وزیر، ان کو 3 روز قبل اٹھا لیا گیا تھا، جن کو آج کورٹ میں پیش بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو باقی رہنما تھے ان کو بھی آج عدالت میں پیش کیا گیا، باقیوں کی تو انٹرم بیل ہو گئی، مگر عالمگیر وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ جج جو تھے انہوں نے پولیس کی اس ڈیمانڈ کو مسترد کیا کہ عالمگیر وزیر جو ہیں ان کو پولیس کسٹڈی میں دیا جائے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کے ذریعے انہیں پتہ لگانا ہے کہ انہوں نے کیا تقاریر کی، جس پر عالمگیر وزیر کے وکیل نے کہا کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج تو سامنے ہے، سب کچھ ہے، جس پر جج صاحب نے پھر پولیس کو بھی کنفرنٹ کیا اور کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیں۔ عمار علی جان، فاروق طارق، محمد شبیر، عامل خان اور جو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے آف آل دا پیپل، اقبال لالا۔ کون اقبال لالا؟ مشال خان کے والد صاحب۔ آپ نے فوٹیج چلائی ہوئی تھی یاد ہے جب وہ آئے تھے اور لوگ ان کے حق میں نعرے اٹھا رہے تھے، اقبال لالا کو سرخ سلام، مشال خان کو سرخ سلام، وہ بیرلی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے تھے اور رو رہے تھے، انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ان کی فوٹیج آئی، تو میرے خیال میں اس آنسو پوچھنے کو بھی پنجاب پولیس نے بغاوت سمجھا اور انہوں نے اقبال لالا کے خلاف بھی بغاوت کا پرچہ درج کر دیا۔ اقبال لالا اس وقت اپنے آبائی گاؤں میں ہیں اور ظاہر ہے وہ ٹریول جو فوری طور پر تو نہیں کر سکتے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 3-4 دن میں لاہور آئیں گے اور اپنی ضمانت کا۔ اچھا، ابھی میں فواد چودھری کو دیکھ رہا تھا منیز جہانگیر کے شو پر، تو یہی سوال پوچھا گیا کہ سر آپ تو کافی حق میں ہیں، آپ نے تو اسٹوڈنٹ مارچ سے پہلے بھی حق میں، اسٹوڈنٹ یونینز کے حق میں ٹویٹ کی تھی، شیرین مزاری نے بھی کی تھی، تو اس طرح کیسے ہوگا اگر آپ اس طرح کی ایف آئی آر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایف آئی آر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 مقدمے واپس لے لیں گے، لائکلی پروبیبلی ایسا ہی ہوگا، رائٹ؟ آج بھی نہیں وہ، لیکن آپ جب بغاوت کا پرچہ درج کر دیتے نا، مطلب وڈرا، یار جب ہاسٹل کی سہولتوں پہ بغاوت کا پرچہ ہو سکتا ہے تو یہ تو اس سے بڑی پانی نہ ملنے پر بغاوت کا پرچہ۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمیں بہت کمی ہے دشمنوں کی، تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں نا، لیکن پھر بھی ہیٹس آف ٹو فواد چودھری کہ وہ سامنے آئے اور آج انہوں نے ایک تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کہ جناب طلباء یونینز جو ہیں وہ بالکل ہونی چاہیے۔ سنیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین جو ہیں وہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں انٹیگرل پارٹ ہے ان کے پولیٹیکل سسٹم کا۔ سو نو پولیٹیکل سوسائٹی کین ایکچولی الاؤ کہ آپ اسٹوڈنٹس یونینز کو بین کر دیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹیویٹی ابھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوئی ہے، یہ کچھ گلے شکوے ہوں گے، لیکن ان گلے شکووں کے باوجود وہ کہتے ہیں دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو یہ آئے تو ہوا ہے، شروع تو ہوا، یہ کام شروع تو ہوا۔ تو انشاءاللہ میں پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور باقی گورنمنٹ سے بھی، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں ایف آئی آرز وغیرہ جو اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوئی ہیں ان کو فوری طور کے اوپر وڈرا کرنا چاہیے، اور جو بھی اس میں اقدامات ہیں، دیکھیں کئی جگہوں کے اوپر جو زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی یہاں پر جو تقریریں ہوئی ہیں وہ کچھ نامناسب بھی ہوئی ہوں گے، لیکن بچے ناخلف بھی ہوتے ہیں، ماں ان کو اس کے اوپر گھر سے تو نہیں نکال دیتے، اس لیے ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ اچھا، فواد چودھری نہیں، کل عمران خان وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کی کہ جامعات مستقبل کی قیادت تیار کرتی ہیں اور طلباء یونینز اس سارے عمل کا لازمی جزو ہیں۔
बदकिस्मती से पाकिस्तान की जामियात में तलबा यूनियंस मैदान कारज़ात का रूप धार गईं और जामियात में दानिश का माहौल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उन्होंने कहा यह दुनिया की सफ़े अव्वल की दानिशगाहों में राइज बेहतरीन निज़ाम है। स्टूडेंट यूनियन के बारे में बात करें, इस्तिफ़ादा करते हुए एक जामे और काबिल अमल ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करेंगे ताकि तलबा यूनियंस की बहाली की जानिब पेश कदमी करते हुए न मुस्तक़बिल की क़यादत परवान चढ़ाने के अमल में अपना मस्बत किरदार अदा करने का कानून बना सकें। मतलब ये कि 1984 से ये बैन है, 1993 के एक सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला दिया जाता है, तो ये चीज़ें कैसे अंडू होंगी ये देखना होगा। हाँ, गद्दार भी हैं, हमारे प्यारे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स यूनियन बहाल भी होनी चाहिए, ये भी यार कोई समझ नहीं आ रही। वक्फा ले ले यार। दादू ज़िला में वाही पांदी का इलाका है, वहाँ एक गांव है शाही मकान। गुज़िश्ता इख्तिताम हफ्ता इस इलाके में एक बहुत ही दुख भरी वारदात हुई। एक बच्ची कमसिन एज में है, अभी उसकी उम्र का तयन होना साइंटिफिकली बाकी है। उसको मुबैना तौर पे संसार करके हलाक कर दिया गया, लेकिन इसकी भी कंफर्मेशन होनी बाकी है। मसला वही था, कारोकारी का इल्ज़ाम। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसमें उनके वालिद जो हैं लड़की का नाम है गुलसमा, उसके वालिद हैं वाहिद बख्श रिंद, इसके अलावा 4 लोग हैं। पुलिस जो है उसने कब्र तलाश की जिस मौलवी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, मौलवी मुमताज़ लगारी साहब, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लड़की के जो वालिद हैं वाहिद बख्श रिंद, उनका ये कहना है कि जी लड़की जो है वो हादसाती तौर पे हलाक हुई है। कुछ पत्थर जो है घर की छत पे गिरे, घर की छत टूट गई और सर पे पत्थर लगने से वो हलाक हो गई। लेकिन पुलिस को शुबा है कि मामला इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मौलवी साहब ने बताया कि वारदात से पहले रात 8 बजे लड़की के कुछ रिश्तेदार मेरे पास आए और उनसे कहा कि आपको एक नमाज जनाजा पढ़ानी है और कफन दफन का इंतज़ाम भी करना है। और लड़की का जनाजा अगली सुबह लाया गया और उसकी जो नमाज जनाजा है वो मौलवी मुमताज़ लगारी ने पढ़ाई। उससे पहले उन्होंने सामान जो है कफन वगैरह वो ख़रीद के उसका इंतज़ाम कर लिया था। पहले दिन ये लग रहा था कि ये कोई ख़ानदान का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जब स्टोरी खुलती चली गई तो पता ये चला कि बेसिकली एक जिरगा बैठा था, उसके सामने कोई मुकदमा पेश किया गया था और उस जिरगे में ये फतवा दिया गया कि ये बच्ची जो है संगसारी की हकदार है। हमारे साथ नामानिगार कुर्बान साहब मौजूद हैं दादू से। कुर्बान साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जिरगे की जो खबर बाद में अनफोल्ड हुई, इसकी क्या तफसील है, किसकी सदारत में हुआ, मसला क्या था? एक्चुअली ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़या है, ये 21 नवंबर को रोनुमा हुआ है, लेकिन 30 नवंबर को पुलिस की मुदियत में ये वाही पांदी जो पुलिस स्टेशन है ये दादू डिस्ट्रिक्ट की, जो कि बलूचिस्तान और सिंध की बॉर्डर के इलाके पे मौजूद है और ये सेंट्रल प्लेस है दोनों प्रोविंसेस के दरमियान, यहाँ पे माउंटेन एरिया में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की मुदियत में जो FIR दाखिल की गई है, गुलाम कादिर गोपांग है ASI जिसने अच्छा, ये डिटेल्स जो हैं वो तो हम बहुत ज़्यादा हमारे पास चूँकि वक्त नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये स्पॉन्टेनियस वाक़या तो नहीं है, ये जिरगे के फैसले का नतीजा है। वो जिरगा कौन कर रहा था, क्या उसकी डिटेल्स हैं? ये लिहाजा ये आज एक स्टेटमेंट आई है सरदार यार मोहम्मद खान रिंद के बेटे की तरफ से, जो छोटे उसके बेटे हैं मीर बबरक खान रिंद। उसने ये 4 बातें उसमें आपने वाज़ेह तौर लिखी हैं। उसने कहा है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, और उसने यहाँ पे लोकल जो MNA हैं रफ़ीक अहमद जमाली पीपल्स पार्टी को और सैयद अब्दुल्ला शाह के बेटे जो सैयद मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उस पे इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने ये गलत बातें अफवाहें फैलाई हैं। आपकी अपनी क्या इत्तलात हैं, आप वो बताइए जी। आपकी जिरगे के बारे में क्या अपनी इत्तलात क्या है? जिरगा हुआ नहीं हुआ, आप बताएं ना। क्या लिहाजा ये अब तक जो है वो कोई विटनेसेस अभी तक नहीं आ रही, लेकिन पुलिस शक के बुनियाद पे ये
जो FIR दाखिल की है, लेकिन अब तक ऐसी कहीं से भी कोई विटनेस नहीं है कि जुर्गा कहाँ हुआ और किसने किया और जुर्गे में क्या डिसाइड हुआ। तो कुर्बान ये पुलिस ने तो लिखा है कि उसे अपने मुखबिर की तरफ से ये मुसद्दिका इत्तला मिली है कि ये जिरगा हुआ था जी, लेकिन ये लिहाजा अब तक कोई विटनेस पुलिस भी नहीं ला सकी। अल्दो के 4 जो अफराद हैं वो उनकी हिरासत में हैं और लिहाजा अब तक ये क्लियर नहीं हो सका कि जुर्गा किस बात पे हुआ है, कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। अच्छा तो कुर्बान, ये अभी क्योंकि जो इस लड़की की जो लाश है, आई थिंक उसको इजाज़त आपको मिल गई है कि उसको एक्सह्यूम किया जाए, कब्र कुशाई की जाए, तो अभी तक वो हुआ है या अभी होना है? जी, ये जो है आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जो जोही है उसने डायरेक्टिव्स इशू कर दी हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैदराबाद को कि 10 दिन के अंदर ये एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए डॉक्टर्स की टीम का और तश्कील देकर एक बोर्ड को, फिर ये इसको यकीनी बनाया जाए कि ये बॉडी को एग्जीक्यूशन में जो है कब्र कुशाई की जाए। पुलिस अभी भी अपनी बात पर बजिद है कि हाँ ये जिरगे के हुक्म पर उसको कारी करार दिया गया था। जी, पुलिस भी अभी तक इस बात में मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कोई एविडेंस जो है उसको फाइनल केस को अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं, उसको मेरिट पे लाएंगे केस को। बाकी कहानी पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी। ठीक है जी, एक वक्त देते हैं और वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक जी। दादू वाले केस की हकीकत तो अब पोस्टमार्टम होने के बाद ही, हमें उम्मीद है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन और बहुत केसेस हैं। अगर हम सिर्फ पिछले 2-3 दिन की ही बात करें जिसकी हकीकत तकरीबन सामने ही है, और हम यही कह सकते हैं कि काश ये हकीकत हमारे सामने नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी में अभी जो एक हाल में ये केस सामने आया है। 7 साल की लड़की सितरा बीबी, जिसको पहले कत्ल किया गया और फिर रेप किया गया। कातिल कौन था? उनके अपने चचा, ठीक है, कहीं मामू भी कहा जा रहा है, लेकिन ब्लड रिलेटिव। सितरा सो रही थी, वलीउल्लाह नाम है कातिल का। सितरा सो रही थी और उसने उसको अगवा करने की कोशिश की, बच्ची जाग गई। पहले बच्ची की माँ जाग गई, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा वो वहाँ से निकल गया। दूसरी दफ़ा उसने दोबारा कोशिश की, तो जब बच्ची चीखने लगी तो उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा और बच्ची वहाँ पर सफोकेट हो गई। सफोकेशन के बाद इसने अपनी नीस को रेप किया है। ये ऐसा केस है कि जो CPO हैं वहाँ के मोहम्मद फैसल राना, वो खुद शायद डिप्रेशन में चले गए हैं कि किस तरह का बंदा है। वलीउल्लाह से जब बात की तो कहते हैं कि जी गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई मेरे से, और मैं अब इसकी माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ अल्लाह से। ये जब इस तरह के, मतलब हम ना बतौर माशरा में ख्याल है कि हम बीमार हो गए। अच्छा, नहीं वो दो छोटी और भी खबरें हैं। 29 नवंबर को, अभी 3-4 दिन पहले, मेलसी में जहानपुर का इलाका है, वहाँ गन्ने के खेत से 2 लाशें मिली हैं। एक 6 साल की बच्ची सानिया है और 7 साल की फौजी। उनका भी ज़ाहिर फोरेंसिक वगैरह होगा तो ये तस्दीक होगी कि इनके साथ कत्ल से पहले कुछ हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली है। एक रिश्तेदार है, उस पर शुबा है, वही उनके भी अंकल को पकड़ा गया है और पुलिस का कहना है कि इन दोनों बच्चियों को उन्होंने रेप किया है। और खबर ये है कि आपको याद होगा सितंबर में चोनिया इंडस्ट्रियल स्टेट में 4 बच्चों की लाशें मिली थी। उनका रेप हुआ था। मुलजिम एक था सोहेल शहजाद, उसको पकड़ लिया गया था। तो उसका आज से जो कोट लखपत जेल है उसमें इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा शुरू हो गया है। हाँ, और ये वो खबरें हैं जो हमारी तक पहुंचती हैं, ये भी वाज़ेह कर देना। ये और मगर मैं जो बात कर रहा था ना कि यार मुझे कभी कभी नहीं, अक्सर लगता है कि यार हम बीमार हैं बतौर माशरा, बीमार हम या सिक हम, और मैं अपने आप को इसमें शामिल कर रहा हूँ। मैं भी माशरे का हिस्सा हूँ, हम सब माशरे का हिस्सा हैं। हम पता नहीं किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम किस हद तक जहनी तौर पर बीमार हो गए। मैं जानवर नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जानवरों ने क्या किया है हमारा। हाँ, जैसे कि अगर आप देखिए ये जो दुआ मंगी का केस है, और तफसील आपने शायद सुनी हो चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर वगैरह, कि हफ्ते के रोज़
یہ کراچی کی جو بخاری کمرشل علاقہ ہے DHA کا جی ڈیفنس کا, وہاں پر جو وہ چائے کی دکانیں ہیں نا کافی, وہاں پر تقریباً 8 بجے دعا منگی اپنے ایک دوست حارث کے ساتھ چل رہی تھی. ایک گاڑی آتی ہے, 4 سے 5 مسلح افراد فائرنگ کرتے ہیں, حارث کی گردن میں گولی لگتی ہے. ابھی بھی ریسنٹ انفارمیشن کے بعد وہ ابھی بھی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے, اور وہاں پر دعا کو اغوا کر لیتے ہیں. آپ CCTV فوٹیج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ گاڑی چلتی ہے نا تو دروازہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے, جیسے کہ وہ باہر چھلانگ مارنے کودنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا, اب حسب معمول پہلی جو خبر اس کی آئی وہ آئی سوشل میڈیا پر. اس کے دوست, ان کے رشتہ دار, انہوں نے پوسٹ کیا کہ یہ مسنگ ہے. ہاں اچھا, نارمل ہے, یہ آج کل SOP ہی یہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اور اگین وہی بیماری والی بات نا, کہ اگر آپ صرف لوگوں کے کامنٹس پڑھیں. اچھا, اب دعا کی پروفائل میں لکھا ہوا تھا فیمنسٹ, تو ایک کامنٹ آتا ہے کہ اچھا اب اپنا کھانا خود گرم کر لو. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو کچھ نہیں ہے, اس نے جوک کیا ہے بھائی نے, اچھا اپنے نام کے ساتھ, اپنی تصویر کے ساتھ. ایک کہتا ہے کہ یار ان کی تصویر دیکھنے کے بعد اب تو مجھے اٹھانے والوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے. اچھا, یہ رات کو گھر سے کیوں نکلتی ہیں, اس لڑکے کے ساتھ کیوں گھوم رہی تھی, جب آپ مٹھائی کو کھلا چھوڑ دو گے ظاہر ہے مکھیاں آئیں گی. مطلب یہ جو لوگ ہیں یہ میری نظر میں سب پوٹینشیل ریپسٹ ہیں, سب پوٹینشیل قاتل ہیں. ایک نے کہا ویل ڈن, ایک نے ویل ڈن. اچھا, ایک تو شاید اپنے آپ کو بطور اپنی بایو میں کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ FIA کا افسر ہے. اگر یہ سچ ہے تو سوچو اگر کیس اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کس طرح کرے گا کہ تو ہی ہوگی نا, تو نے خود کروایا ہے, یہ تو ڈیزرو کرتی ہے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا, یہ انونیمس اکاؤنٹس نہیں ہے سر. ہاں, یہ وسط اللہ خان اپنی تصویر اور اپنے نام کے ساتھ کہہ رہے ہیں, مبشر زیدی زرار کھوڑ اپنی تصویر اپنے نام کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اور لوگ لائک بھی کر رہے ہیں اور لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں. واہ واہ, سو ویل ڈن, سو ویل ڈن. تو دس از ہو وی آر. ہاں, ہم وہی قوم ہیں جو بچوں کو ریپ کر کے ان کے گلے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. شیطان آ گیا تھا میرے اوپر. یار شیطان آپ لوگوں کو قبول نہ کرے. مغربی تہذیب بہت بری ہے نا یار. یہ تو یہ ہے. اب اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں. اچھا, یہ تو یہ صاحب ہیں حسن حیدر صاحب ہیں, نام ہی بول دیتا ہوں, خود لکھا ہے انہوں نے نام, اپنی تصویر بھی چلائی ہے, وہ تو ہم ویسے ہی بلر کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں. اللہ کرے جلدی مل جائے. ویسے کڈنیپرز نے ہاتھ اچھا مار لیا, مطلب شاباش باس, کیا بات ہے آپ کی. مطلب کتنے فخر ہے, کیا فخر ہے آپ کو, آپ کے والدین کو کتنا فخر ہوگا. لیکن والدین بھی تو شاید پھر ایسے ہی ہوں, وہی چیز پاس آن ہوئی ہو, مجھے نہیں پتا. اور کچھ کہنے کے لیے میرے خیال باقی نہیں رہا. ان سب کو پتہ ہے کیا یقین ہے, کیا یقین ہے, ان کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کرنے والے ہیں. یہ ان کے ساتھ ہوگا نہیں, یہ کرنے والے ہیں, دیکھ لینا. بہرحال بیمار معاشرہ ہے. جی ہاں, اور میرے خیال آج کے لیے اتنا ہی. جی اجازت دیجیے, خدا حافظ.